हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय मैं आपको आने वाले एग्जाम्स स्पेशली एसएससी जीडी के लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पढ़ा रहा हूं। और आपने देखा होगा इससे पहले भी मैं आपको कई सारे टॉपिक पढ़ा चुका हूं। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो आप जानते हैं कि अक्सर इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जो टॉपिक आज मैं लेके आया हूं, आप यहाँ देखेंगे भी टॉपिक का जो नाम है वो क्या है, राष्ट्रध्वज, यानी कि जिसको हम तिरंगा कहते हैं, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, और इंग्लिश में नेशनल फ्लैग कहते हैं। तो इसके बारे में जो बेसिक डिटेल है वो तो आप सारे बच्चे जानते होंगे, लेकिन जब क्वेश्चन डीप में आता है तब आप वहां पर फंस जाते हैं और फिर आप पेपर में क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो छोटा सा टॉपिक है, बहुत कम समय में लूंगा और उसमें आपके सारे जो पॉइंट्स हैं वो मैं क्लियर कराऊंगा कि आखिर हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा झंडा, उसकी कहानी कहां से शुरू हुई। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ की फैक्ट मैंने लिखे हुए हैं, तो अब सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या 1857 में, ठीक है, 1857 की जब क्रांति हुई, और आप जानते हैं कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उसमें क्या हुआ था कि मंगल पांडे, जो कि एक भारतीय सैनिक थे अंग्रेजों की सेना में, उन्होंने क्या किया था, अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी थी, और उसके बाद से जो विद्रोह था, है ना, कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन था उसकी शुरुआत हो गई थी। तो बड़े जोर शोर से आंदोलन चला, और उसी आंदोलन के दौरान पहली बार ये विचार किया गया था कि हमारे देश का खुद का भी कोई झंडा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसे जानते हैं कि हर देश का अपना अपना कोई ना कोई एक प्रतीक चिन्ह यानी कि झंडा होता है, कोई ना कोई नेशनल फ्लैग होता है। तो इसी तरह से 1857 की क्रांति के दौरान ये विचार सबसे पहले लाया गया कि एक हमारे देश का भी कोई राष्ट्रीय ध्वज, हम कह सकते हैं एक झंडा हमारा होना चाहिए, जिसके तहत हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ा सके। तो ये विचार लाया गया था, इस पर काम भी चल रहा था। लेकिन हुआ क्या था कि जो 1857 की क्रांति थी वो कुछ समय तक चली और उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा दबा दी गई थी, तो जिसकी वजह से फिर जो तिरंगा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका निर्माण नहीं हो पाया। फिर इसके बाद बच्चों क्या हुआ, तो मैंने आपको कहता है 1857 में सबसे पहले निर्माण का विचार जो था वो लाया गया था, लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो निर्माण वो हो नहीं पाया था। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद क्या हुआ, जब 1904 में हम पहुंचे, है ना, 1904 में, तो 1904 में क्या हुआ कि सिस्टर निवेदिता एक समाज सुधारक थी, है ना, स्वामी विवेकानंद जी जो थे उनकी शिष्या थी। तो सिस्टर निवेदिता जो थी, इन्होंने क्या किया कि पहली बार जो ध्वज था यानी कि झंडा था, है ना, उसको डिजाइन किया, उसका निर्माण किया। लेकिन आपको पता होगा कि जो आज की डेट में जो हमारा तिरंगा है ना, उसका जो स्वरूप है, उसका जो जिस तरह से हमें दिखाई पड़ता है, उसका जो रूप है वो ऐसा पहले नहीं होता था पुराने जमाने में। समय के साथ धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुए, और ये जो परिवर्तन है यही मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस किस तरह से हमारा जो तिरंगा झंडा है वो अस्तित्व में आया। तो सबसे पहले उस समय की बात है 1904 की, तो सिस्टर निवेदिता ने एक झंडा डिजाइन किया, और वो जो हुआ करता था उसमें 3 पट्टियां थी आज की तरह, ऊपर उसमें रेड कलर, बीच में येलो यानी कि पीला, और नीचे ग्रीन यानी कि हरा। ये 3 रंग उसमें हुआ करते थे उस जमाने में। जैसे आप देखते हैं कि अभी आज की डेट की अगर हम बात करेंगे तो बीच में जो पट्टी है वो कैसी है, व्हाइट यानी कि सफेद रंग की है, लेकिन उस समय ये पीले रंग की हुआ करती थी। अच्छा, बीच में जो पट्टी थी पीले रंग की, उसमें वंदे मातरम लिखा होता था, वंदे मातरम। और जो ऊपर की जो पट्टी है इसमें 8 कमल के फूल हुआ करते थे। कितने? 8। यहाँ पहले की जगह नहीं थी तो मैंने 5 बनाए हुए हैं, तो 8 कमल के फूल हुआ करते थे। और अगर हम नीचे वाली पट्टी की बात करेंगे जो कि ग्रीन है, तो वहां पर सूरज और चांद, सूरज और चंद्रमा के प्रतीक चिन्ह वहां पर दिए गए थे। तो ये वो झंडे हैं जब पहली बार क्या हुआ, उसमें कुछ आकृति छपी, है ना। इससे पहले भी हुआ करते थे लेकिन वो क्या प्लेन होते थे, उसमें कोई आकृति नहीं होती थी। तो अगर हम प्रिंटेड की बात करेंगे, आकृति की बात करेंगे, तो पहली बार शुरुआत जो है वो लगभग यहां से हम कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने ये चीज आपको बता दी। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसके बाद जब समय और आगे बढ़ा तो 1907 में पहुंचे। अच्छा, 1907 में क्या हुआ कि आपको पता है कि मैडम भीखाजी कामा, है ना, जो मैडम भीखाजी थी, है ना, तो इन्होंने क्या किया कि भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, है ना। और एक समय था जब इनको भारत से पेरिस जाना पड़ा, तो इन्होंने पेरिस में जाके भी आंदोलन को जारी रखा। तो जो भीखाजी कामा थी और उनके साथ कुछ और भी उनके सहयोगी थे, तो इन लोगों ने पेरिस में, क्योंकि ये फ्रांस चली गई थी, ठीक है ना, तो पेरिस में इन्होंने अब एक झंडे को लॉन्च किया, हम कह सकते हैं उसका निर्माण किया। और वो जो झंडा होता था वो इस तरह का कुछ होता था। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें क्या था, इसमें भी 3 पट्टियां थी। ऊपर जो पट्टी थी सबसे पहले वाली, उसमें 1 कमल का फूल हुआ करता था, 1, है ना। और जो सबसे नीचे की पट्टी थी इसमें 8 बच्चे, 7 नहीं बल्कि बोले थे 7, है ना, 7 क्या थे, स्टार थे यानी कि तारे थे। ठीक है, 7 क्या थे, तारे। तो इस तरह का जो झंडा है वो इन्होंने डिजाइन किया। तो यहां तक तो भाई बात समझ में आ गई। फिर क्या हुआ कि ये पुराने जो स्वरूप थे वो थे झंडे के। अब हम पहुंचे 1921 में। ठीक है, आपको पता है
कि गांधी जी जो थे वो साउथ अफ्रीका से सन 1915 में भारत वापस आ गए थे। ठीक है, 1915 में गांधी जी वहां साउथ अफ्रीका से वापस आ गए। साउथ अफ्रीका से वापस आने के बाद गांधी जी ने धीरे धीरे करके, है ना, जो भारत में आंदोलन चल रहे थे उनमें भाग लेना शुरू कर दिया। गांधी जी का जो पहला आंदोलन था भारत में वो चंपारण सत्याग्रह था 1917 में, बिहार के चंपारण जिले में। तो ये मैंने आपको इससे पहले लेक्चर कवर भी किया। आप चाहें तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप देखेंगे कि जो चैनल है अपना यूट्यूब पर चंदन सर कानपुर, उसमें आप देखेंगे प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जब जाएंगे तो वहां पर एसएससी जीडी के लिए जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके देखेंगे तो वहां पे आपको चंपारण सत्याग्रह का एक लेक्चर मिल जाएगा। उस लेक्चर को देखिएगा तो वहां से आपको काफी कुछ आइडियाज लग जाएंगे, बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा एग्जाम्स में। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ कि गांधी जी ने इस तरह से चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, फिर उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ और धीरे धीरे करके कई सारे आंदोलन में भाग लिया। अब क्या हुआ कि 1921 तक गांधी जी सक्रिय, जो भारतीय राजनीति उसमें सक्रिय हो गए। ठीक है, 1921 तक। 1921 में क्या हुआ आपको पता है कि उस समय पूरे देश की जो पार्टी थी वो प्रमुख पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस, है ना। पूरे देश में जो राष्ट्रीय आंदोलन लड़ा जा रहा था, चलाया जा रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, वो कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत यानी कि इसके नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा था। और कांग्रेस पार्टी का उस जमाने में मतलब था कि देश की पार्टी, पूरे देश के जो बड़े नेता थे कांग्रेस के अंतर्गत ही आंदोलन में भाग लिया करते थे। अब गांधी जी जो थे वो भी कांग्रेस से जुड़ गए थे। तो गांधी जी के दिमाग में आया, गांधी जी ने कहा कि भाई एक काम करते हैं कि जो झंडा होता है ना उसका बड़ा महत्व होता है, उसकी बड़ी वैल्यू होती है। जब आंदोलन होते हैं तो हम अपने झंडे को ही आगे रखते हैं और बड़े शौर्य और पराक्रम के साथ में, बड़ी आस्था के साथ में, विश्वास के साथ में हम झंडे को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि भाई जो हमारी कांग्रेस पार्टी है ना, तो उसका वो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही है। तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का एक झंडा होना चाहिए, है ना। गांधी जी ने जो सबसे पहले कहा वो क्या कहा कि हमारी पार्टी का यानी कि कांग्रेस का एक झंडा होना चाहिए। तो इसके तहत क्या हुआ कि गांधी जी ने, ठीक है, ये सजेशन दिया, ये सुझाव दिया। तो कांग्रेस पार्टी जो थी उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया और बोला गया ठीक है कांग्रेस का एक झंडा होगा। तो इसके तहत फिर बात की गई किससे? पिंगली वेंकैया जी से। ठीक है, ये एक व्यक्ति थे। अच्छा, पिंगली वेंकैया जो है ये साउथ के रहने वाले थे, दक्षिण भारत के। तो पिंगली वेंकैया जी थे, इन्होंने क्या किया कि भारत का जो झंडा था उसे डिजाइन किया था। अच्छा देखो, डिजाइन तो पहले भी हुआ था, ठीक है, लेकिन इनका नाम इसलिए आता है क्योंकि इस समय जो भारत का झंडा इस समय भाई जो है वो ना ये वाला है। तो भारत का जो झंडा है तिरंगा, है ना, जो हमारा राष्ट्रध्वज है, नेशनल फ्लैग है, तो वो जिस तरह से आज है उसका जो बेस है वो तैयार किसने किया था? पिंगली वेंकैया जी ने किया था। तो पेपर में अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि भारत का जो झंडा है वो डिजाइन किसने किया था, तो आंसर में क्या होगा? पिंगली वेंकैया। ठीक है, क्योंकि आज का जो स्वरूप है वो यहीं से लिया गया। तो हुआ क्या कि पिंगली वेंकैया जी ने जो भारत का झंडा है वो डिजाइन किया, और कब की बात है? 1921 में। लेकिन जब ये झंडा डिजाइन किया गया था तो वो हमारे देश के लिए नहीं किया गया, वो किसके लिए किया गया था? कांग्रेस पार्टी के लिए डिजाइन किया गया था। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, और वो झंडा है था कैसा? तो आप यहां पे देखेंगे, एक फिगर है, उस झंडे में सिर्फ 2 पट्टियां थी। ठीक है, जैसे आज की डेट में हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें 3 पट्टियां हैं, आप देखते हैं, लेकिन उस जमाने में कितनी थी? 2 हुआ करती थी। जो ऊपर वाली थी वो रेड कलर की थी और नीचे वाली ग्रीन कलर की। अच्छा, ये रेड कलर जो था ये हिंदू धर्म को दर्शाता था, और जो ग्रीन कलर है यानी कि हरा, वो मुस्लिम धर्म को यानी कि इस्लाम धर्म को दिखाता था। ठीक, उसको शो करता था। तो रेड जो है वो हिंदुओं के लिए और ग्रीन जो है वो मुस्लिम के लिए इसमें रखा गया था, शामिल किया गया था। इतना ठीक है। तो 2 पट्टियां हुआ करती थी। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बीच में अगर देखेंगे तो चरखा हुआ करता था। अच्छा, चरखा जो था, जानते हैं कि गांधी जी चरखा चलाया करते थे, तो उसको बड़ा वैल्यू दी गई थी उस जमाने में। तो चरखा जो है इसके बीच में रखा गया था। तो इस तरह से झंडा भाई हो गया। अब लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि उस समय जो हमारा झंडा था उसमें सिर्फ 2 पट्टियां हुआ करती थी, लाल और हरे रंग की। यहां तक ठीक है। तो 1921 में क्या हुआ कि पिंगली वेंकैया ने झंडे को डिजाइन कर दिया, और वो झंडा भारत का नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें सिर्फ 2 कलर थे, रेड और ग्रीन, और बीच में चरखे का निशान था। इतना ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर भाई समय आया 1931 का। ठीक है, 1931 का आया। अब 1931 में क्या हुआ कि कांग्रेस के अधिवेशन में, है ना, इसी झंडे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। बात समझाई? ठीक है, इसी झंडे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज। अब देखो, पहले क्या था? कांग्रेस पार्टी का ध्वज हुआ करता था। वो झंडा किसका था? कांग्रेस पार्टी का। अब उन्होंने कहा कि इसे हम राष्ट्रीय झंडा घोषित करेंगे, है ना, राष्ट्रीय ध्वज घोषित करेंगे। तो ये प्रस्ताव 1931 में पास किया गया, 1931 में, और कांग्रेस के अधिवेशन में। ये बात बच्चों समझ आ गई। लेकिन हुआ क्या
कि जब ये प्रस्ताव पास किया गया, पारित किया गया, तो उसमें इस झंडे के स्वरूप में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। वो ये किया गया कि जो इसमें 2 पट्टियां पहले हुआ करती थी वो कितनी हो गई, 3 हो गई। आप यहाँ पे देखेंगे कितनी 2 पट्टियां हैं, रेड और ग्रीन। यहाँ पे कितनी है, 3 है। तो एक तो ये बदलाव कर दिया गया कि 3 पट्टियां शामिल की गई। दूसरा बदलाव क्या था कि जो कलर ऊपर रेड था उसको केसरिया यानी कि सैफ्रॉन कर दिया गया, जैसा कि अभी भी आप जानते हैं, ठीक है। तो अब जो 3 कलर थे वो कौन से थे, एक था केसरिया, एक था सफेद, एक था हरा, ठीक है। ये 3 कलर थे। अच्छा, और बीच में चरखे का जो सिंबल था, जो निशान था, प्रतीक चिन्ह था, वो अभी भी था इसमें। अच्छा, अब क्या हो रहा था कि केसरिया फिर वही था कि केसरिया कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से संबंधित था, ठीक है। हरा जो था वो इस्लाम धर्म से संबंधित था, और बाकी सारे जो धर्म थे भारत में उनको सफेद यानी कि शांति के प्रतीक के रूप में शामिल किया गया, ठीक है। अब देखिए, आप जानते हैं कि भारत में सबसे बड़ा जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, उसके बाद दूसरे नंबर पे मुस्लिम्स आते हैं, और बाकी जो धर्म है वो सारे उनकी संख्या कम है। तो उन सभी धर्मों के लिए सफेद जो रंग था वो प्रतीक चिन्ह के रूप में शामिल किया गया। और सफेद जो रंग वैसे भी शांति का प्रतीक आप जानते हैं, ठीक है। ये बात सबको समझ आ गई। और बीच में जो सिंबल था वो किसका था, चरखे का था। अब क्या हुआ कि जब और आगे समय बढ़ा तो जब अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत को आजाद करने की बात बोल दी, ठीक है। आपको पता है कि ब्रिटेन की जो संसद थी उसमें 4 जुलाई 1947 को 4 जुलाई 1947 को भारत की आजादी का प्रस्ताव रखा गया था, पेश किया गया था। और 18 जुलाई 1947 को भारत की आजादी का प्रस्ताव जो था वो पास कर दिया गया। यानी कि 18 जुलाई को ये डिसाइड हो गया था कि हाँ, भारत को अब आजाद करना है। बात समझ ना। तो जब बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि हाँ, भारत को अब आजाद करना ही है ना, तब क्या हुआ कि 22 जुलाई को अंग्रेजों ने कह दिया कि ठीक है, अब हम भारत को आजाद कर रहे हैं। तब क्या हुआ कि 22 जुलाई 1947 को, है ना, इसी झंडे को भारत के राष्ट्र ध्वज के रूप में अपना लिया गया। और किसने अपनाया, भारतीय संविधान सभा ने, ठीक है। भारतीय संविधान सभा के द्वारा, क्योंकि उस समय पावर में कौन था, संविधान सभा संसद की तरह काम करती थी, तो भारतीय संविधान सभा ही पावर में थी। तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा, है ना, उसी झंडे को राष्ट्र ध्वज के रूप में अपना लिया गया। और साथ साथ इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। क्या किया गया कि जो रंग थे केसरिया, सफेद, हरा, तो वो तीनों वहां पे भी रखे गए, लेकिन जो बीच में चरखे का सिंबल था, है ना, वो उसकी जगह क्या ले लिया गया, अशोक चक्र को ले लिया गया। ये बात समझ आई, ठीक है। अशोक चक्र को ले लिया गया, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अभी आज की डेट में जो हमारा तिरंगे झंडे का जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं इस डेट को ही अपनाया गया। ये बात सबको समझ, कब, 22 जुलाई 1947 को। अब हुआ क्या कि जो केसरिया रंग है ये किसका, साहस और शौर्य का प्रतीक माना जाता। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है क्या कि 22 जुलाई 1947 से पहले जो हमारे तिरंगे में या हमारे झंडे में जो रंग शामिल किए गए थे वो धर्म को देखते हुए किए गए थे, धर्म के आधार पर किए गए थे। लेकिन जब 1947 में 22 जुलाई 1947 को, है ना, तिरंगे को क्या किया, राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया गया, तो इन रंगों का जो महत्व था या इन रंगों की जो वैल्यू थी, इन रंगों का जो संबंध था वो धर्म से नहीं माना गया, है ना। यानी कि जितने भी इसमें रंग थे उनमें धर्म का जो कंसेप्ट था वो हटा दिया गया, और उन्होंने कहा कि ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में माने जाएंगे। तो उनका अपना अपना कोई ना कोई मीनिंग भी था। तो इसीलिए अब अगर हम अपने तिरंगे झंडे की बात करेंगे तो यहाँ पे धर्म का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो ऊपर केसरिया रंग है यानी कि जिसको हम सैफ्रॉन बोलते हैं वो किसका है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो वो साहस, ठीक है, वह शौर्य का प्रतीक है, साहस व शौर्य का प्रतीक माना गया है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, बीच में जो सफेद यानी कि व्हाइट कलर है वो किसका है, शांति का प्रतीक माना गया, शांति का। और जो हरा यानी कि ग्रीन कलर है, ठीक है बच्चे, तो ये किसका है, ये समृद्धि का, समृद्धि का यानी कि प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक माना गया है। अच्छा, आपको पता है कि हमारा जो देश है वो गांव का देश बोला जाता है ना, हमारा देश कैसा माना जाता है, गांव का देश। और गांव का देश का मतलब है कि फसलें बहुत ज्यादा होती हैं, फसलों का कलर कैसा होता है, हरा होता है। और जब फसलें ज्यादा होंगी तो देश अपने आप समृद्ध हो जाएगा, क्योंकि खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। तो इसीलिए जो केसरिया रंग है वो साहस और शौर्य का, सफेद रंग शांति का, और जो हरा रंग है वो समृद्धि का प्रतीक माना गया है। ये बात बच्चों क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि जो ये अशोक चक्र है इसमें 24 तीलियां हैं। ये जो लाइंस आप देख रहे हैं कितनी है, 24 है, ठीक है। ये बात आप लोगों को पता भी होगी कितनी है, 24, ठीक है। तो पेपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक चक्र में जो तीलियां उनकी संख्या कितनी है, 24 है। अच्छा, अशोक चक्र का जो कलर है, कभी कभी आप कपड़े के झंडे पे देखेंगे तो आपको ब्लैक सा लगेगा, लेकिन ये ब्लैक नहीं है, कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका कलर कैसा है, डार्क नेवी ब्लू कलर है, डार्क नेवी ब्लू कलर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कई बार है। अच्छा, इसके अलावा जो अशोक चक्र है वो, उसमें जो तीलियां हैं वो किस चीज का प्रतीक है, तो वो समय का प्रतीक है और साथ साथ प्रगति का प्रतीक है, ठीक है। समय और प्रगति, यानी प्रगति का मतलब क्या होता है, तरक्की, है ना, उसका प्रतीक है। तो ये इसमें दिया गया है।
अच्छा, अगर हम इस झंडे के, है ना, माप की बात करेंगे तो इसका जो स्टैंडर्ड साइज लिया गया है वो कितना है, 3:2। ठीक है, इसका मतलब है कि जो लंबाई है, मतलब ये कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, और ये वाली कितनी होनी चाहिए, ये 2 होनी चाहिए। यानी कि अगर मीटर में है तो 3 और 2 मीटर, भाई 3 मीटर 2 मीटर। अगर फीट में है तो 3 फीट 2 फीट, इस तरह से, है ना। तो जो भी है पैमाने हैं उस पे क्या 3:2 का होना चाहिए, लंबाई 3 मीटर, 3 और जो चौड़ाई है वो कितनी, 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो 3:2 लिया गया है। इतनी बात समझ आ गई। अब ये जो चक्र है ये लिया कहां से गया, तो आपको पता है सारनाथ। अगर आपने पहले से थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी तो आपने सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा होगा। सम्राट अशोक ने सारनाथ में काफी कुछ कराया था, उनके अभिलेख वगैरह वहां पे मिले थे। ठीक है, तो सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है ना, वहां पे आपने देखा होगा कि 4 शेर भी हैं जो एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हैं, है ना। तो वो एक प्रतीक जो रुपए के सिंबल पे भी होता है, तो उसी के नीचे आप देखेंगे वहां पे अशोक चक्र है। तो सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है वहां से इस चक्र को लिया गया था। इतनी बात सबको समझ आ गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि अगर हम भारतीय मानक ब्यूरो की बात करेंगे, भारतीय मानक ब्यूरो, है ना, या हम कह सकते हैं सरकारी जो निर्देश हैं, उसके हिसाब से भारत में अगर जो झंडा बनाया जाएगा तो वो किससे, उस खादी का ही प्रयोग किया जाएगा। यानी कि जो खादी का कपड़ा होता है ना, या फिर कोई ऐसा कपड़ा जो हाथ से बुना हुआ है, उसी पर अपने तिरंगे झंडे को बनाया जा सकता है सरकारी निर्देश के अनुसार या भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगली कंडीशन क्या है कि यहां पे देखेंगे लिखा चरखा, यहां लिखा चक्र, और ये लिखा डॉक्टर अंबेडकर। तो बच्चों हुआ क्या कि पहले हमारे तिरंगे झंडे में चरखा हुआ करता था बीच में, अभी क्या होता है, चक्र होता है। तो चरखे से चक्र, है ना, का जो सुझाव जो था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था, है ना। जिस समय इसको अपनाया गया था उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हमें चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को शामिल करना चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत से लोग आपको बताएंगे नहीं इसके बारे में। आप यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सारे लेक्चर आप सुन के देख लेना, हो सकता है इतने डिटेल में आपको फैक्ट ना मिले, है ना। तो एक बार आप क्या करेंगे कि जबरदस्त तरीके से पूरे लेक्चर को देखेंगे। अगर आपको बच्चे क्लास अच्छी लगे ना तो चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और इसके अलावा सारे बच्चों को जो भी आपके जानने वाले हैं, है ना, उनको जो लिंक है इस वीडियो का वो भेज दो और उनको बोलो कि क्लास को क्या करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी क्लासेस बना पाऊं। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया। तो क्या हुआ कि चरखे की जगह जो अशोक चक्र उसको शामिल किया जाए, ये सुझाव किसने दिया था, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था। ये बात सबको समझ आई। ठीक है, देखो इतनी अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, है ना। आप देखेंगे कि सारे लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है, लेकिन मैं आपको पढ़ाने से जो जो रियलिटीज है वो भी बताता रहता हूँ, अच्छी चीजें बताता रहता हूँ। मेहनत से पढ़िए, सक्सेस जरूर होंगे। नॉलेज आपकी कभी बेकार नहीं जाएगी। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जिसको आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही आपको सोशल नॉलेज होगी, इसका यूज डेली लाइफ में बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि यहां तक हमने पढ़ लिया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि यहां पे देखो मैंने 2 चीजें लिखी है, सूर्योदय और सूर्यास्त। ठीक है, तो तिरंगा झंडा जो हमारा है इसका आम कंडीशन, अगर हम तरीके से देखेंगे, ठीक है, नॉर्मल तरीके से देखेंगे तो इसको जो फहराने का टाइम है वो जब सूरज निकल आता है, सूर्योदय हो जाता है, ठीक है, सनराइज हो जाता है, उसके बाद ही तिरंगे झंडे को फहराना चाहिए, और सूर्यास्त अस्त होने से पहले तिरंगे झंडे को उतार कर रख लेना चाहिए। रात में तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता है। अगर कुछ स्पेशल कंडीशंस है, सरकार के कोई ऐसे निर्देश हैं, है ना, तो बात अलग है। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में दिन के समय में ही तिरंगे झंडे को फहराया जा सकता है, और तिरंगे के लिए स्पेशल और सख्त रूल बनाए गए हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हम किसी भी कंडीशन में इसका अपमान नहीं कर सकते हैं, ये बात बच्चों ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि अब यहां पे देखो दो मैंने चीजें लिखी हैं। क्या, पहला तो कंसेप्ट ये है, इसको ध्यान से समझना, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। यहां पे देखो क्या मैंने बताया कि पुराने टाइम पे सन 2002, यानी कि अगर हम डेट की बात करेंगे तो 26 जनवरी सन 2002, 26 जनवरी सन 2002 से पहले क्या होता था कि तिरंगे झंडे को आप सिर्फ जो राष्ट्रीय महत्व के त्योहार हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती, ठीक है, तो कुछ जो राष्ट्रीय त्योहार हैं उनको छोड़कर आप किसी भी दिन तिरंगे झंडे को नहीं फहरा सकते हैं। ये रूल हुआ करता था। लेकिन हुआ क्या कि भारत में हरियाणा से संबंध रखने वाले एक बड़े व्यापारी हैं, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है जिनका नाम है, उद्योगपति हैं जिनका नाम है नवीन जिंदल। ठीक है, नवीन जिंदल जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ये पॉलिसी बनाई गई थी, जो संविधान में नियम कानून बनाए गए हैं ना, उससे अलग जाकर इन्होंने क्या किया कि अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में तिरंगे झंडे को फहरा दिया था, जिसकी वजह से इन पर केस भी हुआ। लेकिन इन्होंने कोर्ट में अपनी ये बात रखी कि तिरंगा झंडा फहराने का जो अधिकार है किसी भी दिन, है ना, ये भारत के हर आम नागरिक का अधिकार होना चाहिए।
है ना। इसके लिए कोई ऐसा नहीं स्पेशल ओकेजन होगा तभी हम करेंगे। हर भारतीय का ये अधिकार है कि वो अपनी देश के प्रति अपनी आस्था, है ना, अपना जो विश्वास है उसको जाहिर कर सकता है और उसके लिए कभी भी तिरंगे झंडे को फहरा सकता है। तो इन्होंने जब अपनी ये बात रखी, है ना, तो कोर्ट को इनकी बातों में कुछ दम लगा, उनको भी समझ में आया कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं। फिर इसके बाद संविधान में संशोधन करके इस चीज में बदलाव किए गए और सरकार ने इन चीजों को मान लिया और अप्रूव कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि 26 जनवरी 2002 के बाद से, है ना, प्रतिदिन जो तिरंगा झंडा है वो फहराने पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था वो हटा दिया गया और इसीलिए अब तिरंगे झंडे को कभी भी फहरा सकते हैं। अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों क्या होगा कि तिरंगे झंडे को पोशाक में यानी कि कपड़ों के रूप में, है ना, यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसी पॉलिसी थी 5 जुलाई 2005 से पहले। ठीक है, हमारे देश में तिरंगे के संबंध में ये रूल था कि 5 जुलाई 2005 से पहले कोई भी व्यक्ति पोशाक के रूप में, कपड़ों के रूप में तिरंगे झंडे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ये प्रतिबंधित था। लेकिन एक संशोधन किया गया और उस संशोधन के तहत 5 जुलाई 2005 को संशोधन किया गया। उस संशोधन के तहत यह किया गया कि अब आप तिरंगे को पोशाक के रूप में यूज तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन थी क्या कि सबसे पहले तो कमर के नीचे का जो हिस्सा है, कमर और उससे नीचे का जो हिस्सा है, वहां पर आप तिरंगे झंडे को बिल्कुल भी पोशाक के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और दूसरा कि अगर आप ऊपर भी इस्तेमाल करते हैं तो पूरे सम्मान के साथ, है ना, आप कोई भी मतलब ऊट पटांग हरकत नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल पूरे सम्मान के साथ अगर आप ड्रेस पे यूज करना चाहते हैं ऊपरी हिस्से में तो आप कर सकते हैं। ये एक पॉलिसी लाई गई और 2005 से ऐसा हो गया है। इसीलिए आप देख भी रहे होंगे कि कभी कभी तिरंगे की जो जब कोई नेशनल फेस्टिवल होते हैं तो तिरंगे की जो पोशाक है वो आपको मार्केट में देखने को मिलती हैं। लेकिन आपने कभी भी ट्राउजर, पायजामा या इस तरह की चीजें मार्केट में नहीं देखी होंगी। हमेशा होंगी टी शर्ट्स आपको मिल जाएंगी, कुर्ते मिल जाएंगे, इस तरह की चीजें मिल जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो तिरंगे के संबंध में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो आज मैंने आपको कवर किए और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने इतना पढ़ लिया जितना मैंने आज आपके लेक्चर बताया है तो फिर पेपर में इससे संबंधित मुझे नहीं लग रहा कि कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा। तो क्लास पूरी मेहनत से मैंने बनाई है, बड़े ही अच्छे से प्रयास किए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें इसी तरह से। आपका जो प्यार है वो हमें इसी तरह से देते रहें। आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर के साथ बिल्कुल बने रहें। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।